अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टार्ट की थी। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कि जिसमें हमने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट मेंटेन करता है, मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है, मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहता है, अनलेस कोई फोर्स आप अप्लाई नहीं करते। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ तो हमें ये बता रहा है कि कोई रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मूव ऑन कर रहा है तो वो मूव ऑन करता रहेगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जब तक आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते। नेट का मतलब होता है कोई बाहर से फोर्स नहीं देते। अब बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं। कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ में बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई बाहर से फोर्स लगाते हो तो उसकी एक्सेलरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, मतलब वो किस तरह से मूव करेगा। तो मेन आपने इसमें याद क्या करना है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन याद करनी है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हो बाहर से, तो वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। एक्सेलरेट का मतलब होता है मूव करना, और कितना मूव ऑन करेगी, कितनी एक्सेलरेशन होगी, उसकी मैग्नीट्यूड वो डिपेंड कर रही होती है आपने फोर्स कितनी लगाई है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी कम होगी ना, एक्सेलरेशन उतनी कम होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास कम होगा तो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अब अगर न्यूटन सेकंड लॉ का हम लोग फार्मूला देखें, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही होती है आप फोर्स कितना दे रहे हो। ठीक है, कि आप जितनी फोर्स लगाओगे उतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। 1/m का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के, मतलब ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसको मूव करवाना उतना मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दो बॉडीज ड्रॉ की हैं, एक छोटी सी है और एक बड़ी है। इसको मूव करवाना ज़्यादा आसान होगा इसकी निस्बत। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगी। तो इसलिए कहते हैं एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। आप क्या करें, इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन कर दो, तो ए साइड पर रहने दो, 1 की जगह एफ आ जाएगा, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एम के इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब होता है डिनोमिनेटर में आना। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म, जब ये वाला सिंबल ख़त्म करते हैं ना, ये प्रोपोर्शनल को शो कर रहा होता है, वहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आता है। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन, ये वाला जो सिंबल है, ये निशान है, इसको ख़त्म करोगे तो वहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। कहते हैं कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। कहते हैं अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 1 kg लेते हो, फोर्स 1 न्यूटन लेते हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो, मतलब सब का एसआई यूनिट लेते हो, जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अगर सबको ऐसे यूनिट में लोगे ना, 1 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, 1 न्यूटन ले लिया, 1 kg ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इसकी जगह 1 लिखेंगे तो एफ ओवर एम आ जाएगा, एम इधर ले जाएं तो ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें यही बता रहा है कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाते हो तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही होती है फोर्स कितनी लगा रहे हो। ठीक है, और वो फोर्स प्रोड्यूस करवा रही होती है एक्सेलरेशन बॉडी में। ठीक है, आपने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी देखी, तो अगर वो कहता है आप 1 न्यूटन को डिफाइन, जो फोर्स का यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है। ठीक है, कहते हैं अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करना चाहे ना, तो आप क्या करो, मास की जगह क्या लिख दो, 1 kg, और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, फोर्स है, वो फोर्स जो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाए, 1 मीटर पर सेकंड, कितने ऑब्जेक्ट के मास में, 1 kg में। तो ये उसकी डेफिनेशन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है, उसने अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम नाम क्या देंगे, 1 न्यूटन का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने वैसे भी फोर्स को डिफाइन कर दिया है कि मैथमेटिकली भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को, कि हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जो मूव करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है किसी पर्टिकुलर मास को, मतलब नॉन मास जो हमें पता होती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जितनी हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है, हम लोग उसको इस फार्मूले के थ्रू
कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास फोर्स का इफेक्ट क्या आता है वेलोसिटी के ऊपर। ये हमें पता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाओगे ना तो उसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसको रोक भी सकते हो, और अगर कोई रुका हुआ है तो उसको मूव भी करवा सकते हो। वो दोनों तरह से चेंज हो सकती है। उसकी आप मैग्नीट्यूड भी चेंज करवा सकते हो और उसकी डायरेक्शन भी। आगे आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ में ये कहता है कि आप इसकी ये डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, बाद में इसको देखते हैं एग्जाम्पल। वो कहते हैं हर एक्शन की कोई ना कोई रिएक्शन होता है, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, लेकिन वो जो रिएक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। हर एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन इक्वल और ऑपोजिट होता है। एग्जाम्पल उसके ये वाली वो स्प्रिंग की देते हैं कि सपोज करें कि आपके पास इस तरह का एक स्प्रिंग है, एक बॉडी है जिसको हमने नाम दे दिया बी का। स्प्रिंग हमने यहाँ पे लिया है। आप क्या करते हो? इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, इसको कंप्रेस करते हो, दबाते हो। आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, एक्शन कर रहे हो। लेकिन ये स्प्रिंग क्या करेगा? जैसे आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स क्या होगी? रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जो हमारा हैंड है, आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, लेकिन हमारा हैंड भी एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको भी ऊपर की तरफ एक पुश मिल रहा है। तो हम कहते हैं जो न्यूटन है वो हमें कहता है कि एक्शन और रिएक्शन जो होती हैं वो दोनों इक्वल होती हैं, ऑपोजिट होती है। मतलब आप नीचे की तरफ लगा रहे हो स्प्रिंग, आपके ऊपर ऊपर की तरफ एग्जाम्पल है कि वो फोर्स लगाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि हमारे पास, आपने सिर्फ इसमें बच्चे ये इसकी डेफिनेशन न्यूटन थर्ड लॉ की लेनी है और इसको स्प्रिंग की एग्जाम्पल के साथ रिलेट करवा सकते हो। दूसरा वो ये बात कहते हैं कि हमेशा याद रखें जो एक्शन और रिएक्शन होती है ना, वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होती, वो दोनों ऑपोजिट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती है। मतलब एक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रही है? स्प्रिंग के ऊपर। रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर लग रही है? आपके हैंड के ऊपर। तो ये दोनों किसके ऊपर होती हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। ठीक है, तो इसको दोबारा से वो रीस्टेट कर रहा है कि अगर कोई बॉडी जो है वो एक्सर्ट करती है फोर्स ऑन दी सेकंड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो सेकंड भी एक्सर्ट करेगी पहली वाली के ऊपर। मतलब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगा ऑपोजिट में। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल है एक्शन और रिएक्शन की। फोर्सेस इन पेयर के जो फोर्सेस होती हैं, आप किसी के ऊपर एक्शन करते हो तो वो रिएक्शन भी करता है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, वो देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे उसने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये एक बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। ब्लॉक ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है, एक ब्लॉक है जो किसके ऊपर पड़ा हुआ है? टेबल के ऊपर। अब इस ब्लॉक की जो वेट फोर्स है वो किस तरफ लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक जो है वो कौन सी फोर्स लगा रहा है? अपनी वेट फोर्स। लेकिन जो टेबल है वो भी उसके ऊपर अब एक फोर्स लगा रहा है। वो टेबल उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा है? वो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो अगर ब्लॉक वेट फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो टेबल उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये दोनों फोर्सेस दोनों क्या होती हैं? इक्वल और ऑपोजिट होती हैं। इसके एक और एग्जांपल यहाँ पर रिलेट करवाई गई है कि आपने कभी गन चलाई हो। हमारे जब भी आप गन चलाते हो तो जो गोली आगे की तरफ मूव करती है, लेकिन हमारे शोल्डर को पीछे की तरफ धचका लग रहा होता है। तो गोली आगे की तरफ जा रही है, हमारे शोल्डर को पीछे की तरफ धचका लगता है, गन पीछे की तरफ मूव करती है। तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है। मतलब गोली अगर आप उसको आगे की तरफ भेज रहे हो तो गोली बंदूक को पीछे की तरफ भेजती है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स ही, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होते हुए मेरे से पूछ लीजिएगा। अभी हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इनकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस में हमारे पास आता है कि जो न्यूटन्स के लॉज हैं ये सिर्फ उनके लिए वैलिड हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम स्पीड एक्सपीरियंस करते हैं, कि जितनी स्पीड के साथ यूजुअली गाड़ियाँ वगैरह मूव करती हैं सो ऑन। ये सिर्फ हमारे लेवल पे, मतलब डेली लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या उनके साथ रिलेट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बहुत छोटे लेवल पे चले जाए ना, जैसे हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल की तरफ चले जाएं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की बात करें, या ऐसे पार्टिकल्स जिनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के काफ़ी क्लोज हो, वहाँ पे न्यूटन्स के लॉज जो है ना वो यूज़ नहीं हो सकते। वहाँ पे क्या यूज़ होती है? वहाँ पे रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यूज़ होती है। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में, लिमिटेशंस क्या है
ये सिर्फ हमारी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स या जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उनको डील करता है। अगर हम बहुत छोटे पार्टिकल्स की तरफ चले जाएंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की साइड पे, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा कि स्पीड ऑफ लाइट के पास पास होगी, वहाँ पे आप एक अलहदा से बुक या फिज़िक्स से डील करते हैं जिसको आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? एक साइंटिस्ट था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो कीप दिस टू माइंड कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो हर जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकते, वैलिड नहीं है। ये सिर्फ उनके ऊपर वैलिड है जिनकी स्पीड कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप बहुत छोटे लेवल की बात करेंगे, बहुत स्मॉल लेवल की बात करेंगे जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के पास होगी, वहाँ पे ये यूज़ नहीं हो सकते। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।